आज के इस क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास हिस्ट्री यानी कि इतिहास का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है राजा किसान और नगर। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से आज तक के जितना प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न भी आपको यहाँ पर करवाएंगे और इस चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सभी प्रश्नों को करवाएंगे। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है हिस्ट्री का पहला चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर से इस क्लास में हम लोग लगभग 95 एमसीक्यू यानी कि 95 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो प्लीज वीडियो थोड़ा सा लंबी बनेगी, मुझे भी पता है, लेकिन प्लीज प्यारे बच्चों आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दीजिएगा। जो नहीं बने उसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करिएगा, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है राजा किसान और नगर, जहां पर हम लोग 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में, हर्यक वंश के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक का धम्म के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में, यानी कि इन लोगों के बारे में पढ़ते हैं। ओके, जो भी चैप्टर का थ्योरी वगैरह को नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिएगा। अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है जो कि बहुत ही आसान है और इंपॉर्टेंट है। धम्म की शुरुआत किसने की? हम सब जानते हैं धम्म के बारे में, जिसकी शुरुआत किया गया था प्यारे बच्चों अशोक के द्वारा, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? अशोक के द्वारा। अशोक जो है ये मौर्य साम्राज्य का तीसरा राजा था। कौन से साम्राज्य का? तो याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य का, या फिर कहें मौर्य वंश का। तो मौर्य वंश जिसका स्थापना किसने किया था? तो मौर्य वंश का जो स्थापना है वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये भी याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका स्थापना किया था प्यारे बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता का नाम था अशोक, तो इसका मतलब हुआ कि अशोक जो है ये मौर्य वंश का तीसरा राजा था और अशोक ने ही प्यारे बच्चों धम्म की शुरुआत करी, है ना। तो यहां पर जो है फर्स्ट का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? ये देखिए कई बार पूछा गया है। यहां पर सिर्फ वही मिलेगा जो आपको कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और आंसर देना है। चलिए, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो हम सब जानते हैं कि जो समुद्रगुप्त की तुलना है ये किया जाता है नेपोलियन से। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसका मतलब है कि जो समुद्रगुप्त राजा है उसका तुलना किया जाता है नेपोलियन से। प्यारे बच्चों, समुद्रगुप्त जो है ये किस वंश का राजा था? तो समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश का राजा था। जैसे अशोक मौर्य वंश का था तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का था। इसको जो है भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो अभी हम आपको बताएं कि मौर्य वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी ने जो है मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था, यानी कि मौर्य वंश का स्थापना किया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए थर्ड का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहां हुई थी? अब आपको पता है मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने किया था। चंद्रगुप्त कौन है प्यारे बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसी ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। अब पूछा गया इनकी मृत्यु कहां हुई थी? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त की जो मृत्यु है वो हुआ था श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो हम सबको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये प्यारे बच्चों जैन धर्म को मानने वाला था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, है ना। तो चंद्रगुप्त का जो बेटा था जिसका नाम था बिंदुसार, फिर बिंदुसार का बेटा का नाम था अशोक। तो अशोक जो है ये जैन धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था, लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य है और जो बिंदुसार है इसका बेटा, ये दोनों प्यारे बच्चों जैन धर्म को ही मानता था। ठीक है, तो अगर यहां पर आपको पूछ दिया जाए कि बताइए अशोक किस धर्म को मानता था, तो हम सब जानते हैं अशोक जो है प्यारे बच्चों ये बौद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म। पूछा जाएगा कि अशोक बौद्ध धर्म कब अपनाया था? तो 261 ईसा पूर्व में, जब कलिंग की युद्ध हुई थी। पूछा जाता है ना कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का जो युद्ध है ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। इस युद्ध के खत्म होने के बाद प्यारे बच्चों अशोक ने जैन धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म है ये बौद्ध धर्म था, लेकिन अशोक का जो दादा था चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का जो पिताजी था जिसका नाम क्या था? बिंदुसार, है ना। तो ये दोनों जो है प्यारे बच्चों अशोक का दादा और पिताजी, ये अशोक का पिताजी का नाम बिंदुसार और अशोक का चाचा का नाम अशोक का दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, ये दोनों जैन धर्म को मानते थे, लेकिन अशोक जैन धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को अपना लिया।
ओके, इसको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? अब मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, अब पूछा जाएगा मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो उसका नाम था वृषधरथ। इसका नाम क्या था? वृषधरथ। वृषधरथ कौन है? तो इसी के समय में प्यारे बच्चों क्या हुआ था पता है? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा का नाम था वृषधरथ। ऑप्शन आपका डी यहां पर सही हो जाएगा। मौर्य वंश का तीसरा राजा का नाम था अशोक, ये जो कि कई बार आपको पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और कई बार पूछे जा चुके हैं। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष, ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत सारे लोग पन्याध्यक्ष लगा देते हैं, जो गलत हो जाएगा। हम भी कई बार ये बताए थे, लेकिन इसका जो 100% करेक्ट आंसर है वो है लक्षणाध्यक्ष। तो ऑप्शन यहां पर आपका डी सही हो जाएगा। मौर्य काल के टकसाल का जो प्रधान है, टकसाल का जो प्रधान है वो है लक्षणाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य वंश की राजधानी कहां पर थी? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अब आपको बताना है कि इसकी राजधानी कहां पर थी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो याद रखिएगा, मौर्य वंश की जो राजधानी है प्यारे बच्चों ये थी पाटलिपुत्र। 8 का बिल्कुल राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर देने का कोशिश की, जो नहीं बने प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, तो मौर्य वंश की राजधानी प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र में थी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहां है? अब ये जो मौर्यकालीन कलिंग का युद्ध कहां पर हुआ था पूछा जाता है। कलिंग का युद्ध क्या है? तो आपको पता है कलिंग का युद्ध जो है ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें अशोक का जीत हुआ था, है ना। और इस युद्ध के जीतने के बाद अशोक की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गया था। अशोक उसी दिन जैन धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसी दिन अशोक जो है हिंसा छोड़ दिया, खून खराबा छोड़ दिया, और उसी दिन जो है वो अहिंसा के पुजारी बन गया। उसी दिन वो धर्म का प्रसार करने के लिए लग गया, यानी कि युद्ध को छोड़ दिया पूरी तरीके से। तो पूछा जाता है ये जो कलिंग है ये है कहां पर? तो प्यारे बच्चों ये आपका ओडिशा यानी कि उड़ीसा में है। ठीक है, तो मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहां स्थित है? उड़ीसा में। और ये जो कलिंग का युद्ध है ये भी उड़ीसा में ही हुआ था, है ना। कलिंग एक जगह का नाम है जहां पर ये युद्ध हुआ था, इसलिए इस युद्ध को कलिंग का युद्ध कहते हैं, उसी जगह के नाम पर। और ये जगह आपका उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो पूछा गया मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहां पर है? तो ये जो कलिंग है आपका वो उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? समाहर्ता का मतलब होता है एक तरीके से जब मौर्य साम्राज्य था तो उस वक्त में टैक्स वगैरह को कौन जमा करता था, है ना। जो भी टैक्स वगैरह है, जो भी उस वक्त में कर है, इसको कौन जमा करता था? तो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? केंद्रीय मंत्री या राजकीय कर संग्रह अधिकारी? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा राजकीय कर। कर का मतलब होता है टैक्स, संग्रह का मतलब जमा करना, अधिकारी का मतलब जो अधिकारी होता है, ऑफिसर होता है ना। तो इसका मतलब है कि राजकीय टैक्स जमा करने वाला जो अधिकारी था, यही लोग जो है प्यारे बच्चों मौर्य प्रशासन में टैक्स को जमा करता था। तो यहां पर 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाजवाब है। वेरी गुड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य काल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, मौर्य काल में बराधे क्या था? बताइए, मौर्य काल में ये जो बराधे है, बराधे का क्या मतलब है? तो प्यारे बच्चों मौर्य काल में बराधे कहा जाता था भूमि दान को, यानी कि जो लोग जमीन दान करते थे, जो लोग जमीन को दान करता था, उसी को मौर्य साम्राज्य में बराधे कहा जाता था, इसी चीज को। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 11वें नंबर का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अब आपको बताना है कि अशोक कौन सा धर्म, व्यक्तिगत धर्म क्या था, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? तो अभी हम आपको क्या बताएं कि अशोक का दादा जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक का पिताजी जिसका नाम था बिंदुसार, ये दोनों जैन धर्म को मानता था। लेकिन जैसे ही अशोक जो है कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध करने के बाद वो जैन धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसका मतलब अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म है ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने किया था, अशोक ने, है ना। इसका बेटा, एक का नाम था संघमित्रा बेटी का नाम, और बेटा का नाम महेंद्र। इन दोनों ने बौद्ध धर्म का प्रचार कहां किया? श्रीलंका में। ओके, चलिए, बौद्ध धर्म कहां तक नहीं फैल पाया? लंदन तक, ब्रिटेन तक। चलिए, तो अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म। ऑप्शन आपका ए यहां पर सही हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अशोक ने महेंद्र जो कि उसका बेटा का नाम है, संघमित्रा जो कि उनकी बेटी का नाम है, अशोक का बेटी का नाम है, इन दोनों को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा?
बताइए, अशोक ने महेंद्र यानी उसका अपना बेटा और अपना बेटी संघमित्रा, इन दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कहां पर भेजा? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इन लोगों को भेजा था श्रीलंका यानी कि सिंहल द्वीप में, है ना। तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपना बेटा बेटी को कहां पर भेजा? श्रीलंका सिंहल द्वीप में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया कि बौद्ध धर्म का प्रचार कहां तक नहीं हो पाया? तो ऑप्शन में आपका देगा ब्रिटेन। ऑप्शन में क्या देगा? ब्रिटेन। तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो ब्रिटेन तक नहीं हो पाया। ठीक है, वेरी गुड। तो 13 का यहां पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अपना बेटा बेटी को श्रीलंका यानी सिंहल द्वीप भेजा था। अगला क्वेश्चन, अशोक किस वंश का शासक था? तो हम सब जानते हैं कि अशोक जो है ये मौर्य वंश का शासक था। अशोक मौर्य वंश से ही था ना, तो ऑप्शन आपका बी यहां पर सही हो जाएगा। वेरी गुड, देखो कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन बन गया? अशोक पहले जैन धर्म को मानता था, पहले वो जैन धर्म का था, लेकिन कौन सा भिक्षु का मतलब क्या होता है पता है? भिक्षु का मतलब जो लोग भिक्षा मांगता है, यानी जो लोग एक तरीके से दान दक्षिणा लेकर के अपना जीवन गुजारता है ना, यानी वो लोग सन्यासी बन जाता है और एक तरीके से दान लेकर के भीख मांग करके, है ना, वो लोग खाना पीना अपना जीवन यापन अपना जिंदगी गुजारता है, उन्हीं लोगों को भिक्षु कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि अशोक जो है वो कौन से बौद्ध के भिक्षु के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म का समर्थन बन गया। पहले तो वो जैन धर्म को मानता था, लेकिन वो बौद्ध धर्म को कैसे अपना लिया, किसके प्रभाव में आकर के? तो याद रखिएगा, उपगुप्त के प्रभाव में आकर के, है ना। तो उपगुप्त जो है ये बौद्ध भिक्षु था, इसी के प्रभाव में आकर के, इसी से इंप्रेस्ड होकर के अशोक जो है जैन धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। ये जो उपगुप्त है ना, ये अशोक को कहा कि देखिए इस धर्म में आ जाइएगा तो इस धर्म में कोई हिंसा नहीं होती है, यहाँ पर सभी लोगों को एक समान देखा जाता है, यहाँ पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। तो अशोक को ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी, वो इंप्रेस्ड हो गए और फिर वो जैन धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो याद रखिएगा, उपगुप्त के प्रभाव में आकर के अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, राजगृह का नागर वधु का नाम क्या था? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा शालवती। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका 17, किसने लिखा? ये बात किसने लिखा? वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है। बताइए, ये बात किसने लिखा था कि सबसे अच्छा काम वही है जिससे जो प्रजा है, जो जनता है, वो सुख रहे और खुश रहे। यानी वास्तविक सुकर्म वही है, सबसे अच्छा काम वही है जिससे जनता, जिससे प्रजा सुखी रहे और प्रसन्न रहे। तो बताइए प्यारे बच्चों, ये बात किसने लिखा था? बिंदुसार ने, कौटिल्य ने, चंद्रगुप्त ने, मेगास्थनीज ने। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने। 17 का ऑप्शन डी जो भी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका 18, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहां पर थी? यानी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का काल था, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था, तो बताइए जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था उस वक्त में जो कलिंग है इसकी राजधानी कहां पर थी? तो उस वक्त में प्यारे बच्चों कलिंग की राजधानी थी तोसाली। उस वक्त में जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल था उस वक्त में कलिंग की राजधानी तोसाली थी। ऑप्शन सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 19, इंडिका। इंडिका किताब के बारे में आप सब जानते हैं। इंडिका किसकी रचना है? तो हम सब जानते हैं इंडिका जो है ये लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज प्यारे बच्चों एक राजदूत था। राजदूत पूछा जाता है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज एक राजदूत का नाम है। अच्छा, ये कहां का राजदूत था? तो यूनान का, यानी कि मेगास्थनीज जो है ये यूनान का रहने वाला था और एक राजदूत बनकर के ये भारत आया था। अच्छा, जब मेगास्थनीज भारत आया था उस वक्त में किसका शासन यहां पर था? तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज जब यूनान से भारत आया था राजदूत बनकर के, तो उस वक्त में यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और ये मेगास्थनीज जो है ये यूनान का रहने वाला था। ठीक है, और यूनान का उस वक्त में राजा कौन था? तो उसका नाम था सेल्यूकस। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि क्या पूछा जाता है पता? पूछा जाता है कि मेगास्थनीज को राजदूत बना करके भारत कौन भेजा था? तो वो था सेल्यूकस। सेल्यूकस कौन है? सेल्यूकस यूनान का राजा है और यही सेल्यूकस राजा है जो कि अपनी बेटी का शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाया था। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ शादी किया? तो सेल्यूकस की बेटी के साथ। ठीक है, तो सेल्यूकस जो कि यूनान का राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का राजा था यानी कि भारत का राजा था, और सेल्यूकस जो है ये राजदूत बना करके मेगास्थनीज को भारत भेजा था। ठीक है, और फिर सेल्यूकस अपनी बेटी का शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराया था।
यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपका बनता है। पहला यही बनता है कि बताइए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी बेटी के साथ शादी किया, सेल्यूकस की बेटी। यूनान का राजा कौन था, सेल्यूकस। मेगास्थनीज को राजदूत बना के कौन भेजा, सेल्यूकस। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था, यूनान का। मेगास्थनीज ने कौन सा किताब लिखा, इंडिका। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका इंडिका के रचनाकार हो जाएगा मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है, क्षेमेंद्र के द्वारा कौन सी किताब लिखा गया है। तो हम सब जानते हैं उस किताब का नाम है विरहित कथा मंजरी। विरहित कथा मंजरी, कभी कभी ये मिला हुआ रहता है, कभी कभी ये अलग रहता है। तो विरहित कथा मंजरी ये लिखा गया है क्षेमेंद्र के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। तो हम सब जानते हैं भारत का नेपोलियन और लिच्छवी दोहित्र ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत का नेपोलियन और लिच्छवी दोहित्र ये दोनों चीज किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जो भी ए लगा रहे हैं प्यारे बच्चों बिल्कुल उसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, गुप्त काल में हस्ती सेना का जो प्रधान है उसको क्या कहते थे। जब गुप्त वंश था उस वक्त में जो हस्ती सेना है उस सेना की जो प्रधान है उसको क्या कहा जाता था, महापिलुपति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को प्यारे बच्चों महापिलुपति कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्यभट्ट कहां का वासी था, आर्यभट्ट कहां का रहने वाला था। तो हम सब जानते हैं हमारा और आपका प्यारा सा शहर पटना में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो आर्यभट्ट जो है ये पटना का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 24, द्वितीय नगरीकरण को नगरों को क्या कहा जाता है। देखिए जब पहली बार नगरीकरण हुआ था, नगरीकरण का मतलब शहरीकरण, नगरीकरण, तो पहला नगरीकरण कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता का काल को। ठीक है, फिर हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, उसके बाद लोहा का खोज हुआ, फिर लोहा का खोज होने के बाद फिर धीरे धीरे फिर से नगर बना। तो द्वितीय नगरीकरण को प्यारे बच्चों लौहयुगीन नगर कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त में लोहा का खोज हो चुका था। ठीक है, तो द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को लौहयुगीन नगर कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो कार्य है ये सबसे पहले सर्वप्रथम किस राजा ने किया। फूट डालकर शासन करो, डिवाइड एंड रूल, ये काम अंग्रेज करता था ना। अंग्रेज क्या करता था, दो धर्म को लड़ाता था, दो जाति को लड़ाता था, इन दोनों को आपस में लड़ा करके वो राज करता था। तो इसी को कहते हैं फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। तो पूछा गया फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो काम है ये सबसे पहले किस राजा ने किया, अजात शत्रु ने, अशोक ने, पुष्यमिंग शुंग ने या समुद्रगुप्त ने। तो प्यारे बच्चों इस तरह का काम सबसे पहले जो किया था वो है अजात शत्रु। बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो फूट डालकर शासन करने का, राज करने का, विजय प्राप्त करने का जो काम है वो सबसे पहले अजात शत्रु ने किया था। किसने किया था, अजात शत्रु। अब अजात शत्रु कौन है तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। एक वंश था प्यारे बच्चों जिसका नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश सबसे पहला पूछा जाता है कि हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था। तो हर्यक वंश का स्थापना किया था बिंबिसार ने। किसने किया था, बिंबिसार। ठीक है, पूछा जाएगा ये जो हर्यक वंश है इसकी स्थापना किसने किया, उसका नाम था बिंबिसार। बिंदुसार नहीं, बिंदुसार ये तो मौर्य वंश से संबंधित था। हर्यक वंश का जो स्थापना है ये किया बिंबिसार। बिंबिसार कौन है, तो जिन्होंने मगध का स्थापना किया। मगध पूछा जाता है ना कि बताइए ये जो मगध है, मगध महाजनपद मगध जो है इसकी स्थापना किसने किया, बिंबिसार। और ये जो बिंबिसार है ये हर्यक वंश से था। बिंबिसार का प्यारे बच्चों बेटा था अजातशत्रु। बिंबिसार का बेटा का नाम क्या था, अजातशत्रु। और अजातशत्रु का बेटा का नाम क्या था, उदयीन। क्या नाम था, उदयीन। उदयीन या उदयीन कहते हैं इसको। ठीक है, तो पूछा जाता है बिंबिसार का संबंध किससे है, हर्यक वंश से। अजातशत्रु का संबंध किससे है, हर्यक वंश से। उदयीन का संबंध किससे है, हर्यक वंश से। ये जो मगध साम्राज्य का स्थापना है ये किसने किया था, मगध साम्राज्य है ना, मगध महाजनपद मगध साम्राज्य का स्थापना किसने किया, तो ये किया था बिंबिसार ने। बिंबिसार जो है ये मगध का स्थापना किया था। ठीक है, आपको पूछा जाएगा बताइए जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र सब जानते हैं पाटलिपुत्र के बारे में। तो पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया, तो ये किया था उदयीन ने। ठीक है, तो उदयीन ने पाटलिपुत्र का स्थापना किया, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का स्थापना किया। ठीक है, तो उदयीन जब राजा बना था तो उन्होंने जो है मगध साम्राज्य का राजधानी पाटलिपुत्र को बना दिया था। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग डिटेल्स से कोर्स में पढ़ाते हैं। तो जो लोग कोर्स नहीं ज्वाइन किए होंगे उसको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों, हमको पता है। इसलिए प्लीज जो भी अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड करके जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा कल परसों तक। ठीक है,
अच्छे से डिटेल में सारा जानकारी आप लोग को हम दे चुके हैं। ओके, चलिए, तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो काम है सबसे पहले अजातशत्रु ने शुरू किया था। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? आपको बताना है कि भारत का सबसे पुराना ज्ञात अभिलेख यानी सबसे पुरानी अभिलेख कौन सा है, आपको यह बताना है। सबसे पुराना, बिल्कुल प्यारे बच्चों सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। ये जो वोक्जाकोई का जो अभिलेख है, वोक्जाकोई का अभिलेख, इस अभिलेख को भारत का सबसे पुराना अभिलेख कहा जाता है, प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कहा जाता है वोक्जाकोई का अभिलेख को। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? बताइए। मेगास्थनीज जो है ये पाटलिपुत्र आया था, ये बात क्लियर है। अब आपको बताना है कि किस यूनानी शासक का राजदूत बनकर के आया था, तो वो यूनानी शासक का नाम था सेल्यूकस, यानी कि सेल्यूकस का राजदूत बनकर के मेगास्थनीज जो है भारत आया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। तो सेल्यूकस यूनानी का राजदूत बनकर के मेगास्थनीज जो है भारत आया था। मेगास्थनीज कौन? जिन्होंने इंडिका की रचना किया। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? बताइए। ये जो कलिंग युद्ध है, ये कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। तो ये जो है कलिंग युद्ध का जानकारी, कलिंग युद्ध के बारे में जो है किस अभिलेख में बताया गया है? तो वो अभिलेख है 13वां शिलालेख। ठीक है, तो याद रखिएगा कलिंग युद्ध के बारे में जो जानकारी है वो हम लोगों को 13वां शिलालेख से पता चलता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री जो फाहयान है ना, चीन का एक यात्री था जिनका नाम क्या था? फाहयान। तो फाहयान जो है ये किस शासक के काल में भारत आया था? यानी फाहयान जब भारत आया था उस वक्त में किसका राज था? तो प्यारे बच्चों उसका उस वक्त में विक्रमादित्य जो कि है चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। तो इसी के शासनकाल में जो फाहयान है ये भारत आया था। 29 का राइट आंसर जो भी प्यारे बच्चों यहाँ पर बी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो हमने आपको शुरू में क्या बताया कि मेगास्थनीज जब आया था वो उस वक्त में राजा किसका शासन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जब यहाँ पर शासन था उसी समय मेगास्थनीज भारत आया था। और मेगास्थनीज जिस देश से भारत आया था उस देश का नाम यूनान था और यूनान का राजा था सेल्यूकस। ठीक है, तो मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में दरबार में आया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? बताइए। सती प्रथा, सती प्रथा क्या है? उसके पति के मर जाने के बाद उनकी पत्नी को भी जला दिया जाता था, मार दिया जाता था जिंदा, है ना। तो किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो बिल्कुल हम सब जानते हैं उस अभिलेख का नाम है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख को ही प्यारे बच्चों हम लोग सागर अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऑप्शन में अगर मान लो एरन अभिलेख नहीं देगा तो सागर अभिलेख देगा। तो याद रखिएगा सती प्रथा का जो उल्लेख है सबसे पहले एरन अभिलेख में मिलता है। कौन से अभिलेख में? एरन अभिलेख में, यानी कि सागर अभिलेख में। ऑप्शन बी यहां पर आपका सही हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहां मिला है? बताइए कब मिला है? सबसे पहले याद रखिएगा सती प्रथा के बारे में जो प्रूफ है, जो साक्ष्य है, वो हम लोगों को मिला है 510 ईस्वी में। अब आपको बताना है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के बारे में हम लोगों को सबसे पहले किस अभिलेख में मिला है? तो पहला अभिलेख का नाम है एरन अभिलेख, यानी कि सागर अभिलेख। तो एरन को ही हम लोग कहते हैं सागर। ओके, तो याद रखिएगा सती प्रथा का साक्ष्य जो है सबसे पहला अभिलेख प्यारे बच्चों एरन अभिलेख में मिला है। ऑप्शन ए 32 का सही हो जाएगा। जो भी ए लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गुप्त संवत जो है ये शुरू किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। अब दो नाम आप लोगों के दिमाग में डाउट करेगा, एक है चंद्रगुप्त मौर्य, एक है चंद्रगुप्त प्रथम। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य और एक का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। अब आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को ही चंद्रगुप्त प्रथम कह देता है, जो कि बिल्कुल हो जाएगा गलत। जी हाँ, चंद्रगुप्त कौन है प्यारे बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का स्थापना किया था, तो उसको कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त प्रथम कौन है? तो जिन्होंने प्यारे बच्चों किसका स्थापना किया था? गुप्त वंश का। तो क्या ये दोनों में अंतर नहीं लग रहा आपको? बताइए तो इन दोनों में अंतर है या नहीं है? यहाँ पर ये गुप्त वंश है, यहाँ पर ये मौर्य वंश है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य शब्द आ जाए मतलब मौर्य वंश। चंद्रगुप्त प्रथम, तो गुप्त शब्द आ गया मतलब गुप्त वंश। तो चंद्रगुप्त प्रथम कौन है? जिन्होंने गुप्त वंश का स्थापना किया। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? जिन्होंने मौर्य वंश का स्थापना किया। यहाँ पर क्या पूछा गया? गुप्त वंश कब और किसके द्वारा शुरू किया था? गुप्त वंश जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू किया गया था। कब? 319 20 ईस्वी में, यानी कि 319 20 ईस्वी में
प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त वंश का स्थापना किया गया था और चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य वंश का स्थापना किया था। इन दोनों में अंतर आप लोग देख लिए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताए। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र की रचना किसने करी? तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब है ये हो जाएगा विष्णु शर्मा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो ये जो है पंचतंत्र का लेखक है, उनका नाम क्या है? विष्णु शर्मा। क्वेश्चन पूछा गया, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का मतलब एक अभी नालंदा विश्वविद्यालय है तो इसकी बात नहीं हो रही है। जब शुरुआत में नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुरानी विश्वविद्यालय है, तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो प्यारे बच्चों, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये जो है कुमारगुप्त ने किया था। इसका नाम क्या था? कुमारगुप्त। और जो कुमारगुप्त है ये भी गुप्त वंश से था। तो ये पूछा जाएगा कि बताइए ये जो कुमारगुप्त है ये किस वंश से था? ये भी गुप्त वंश से था। ठीक है। एक पूछा जाता है कि बताइए स्वर्णकाल क्या है, मतलब स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा, गुप्त वंश के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, यानी कि जब गुप्त वंश का शासक था उस समय को स्वर्णकाल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए उस वक्त में बड़े बड़े इतना बड़ा यूनिवर्सिटी खोल देना ये कोई छोटा मोटा बात थोड़ी है। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है ना, सबसे पुराना विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने किया था जो कि गुप्त वंश से था। इसीलिए गुप्त वंश का जब शासन था उस समय को स्वर्णकाल कहा गया। क्या कहा गया? स्वर्णकाल। तो 35 का राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णकाल कहलाता है? तो अभी हम क्या बताएं कि भारतीय इतिहास का जो आपका गुप्त काल है इसी को कहा जाता है स्वर्णकाल। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब गुप्त वंश था, जब गुप्त राजाओं का शासक था, तो उस वक्त में ना भारत बहुत ज्यादा तरक्की किया था। बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी था, शहर बहुत बड़ा बड़ा था, लोग बहुत ज्यादा विकसित था, खेती जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ था, है ना। तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल को स्वर्णकाल कहता है? तो याद रखिएगा, भारतीय इतिहास का जो गुप्त काल है इसको प्यारे बच्चों स्वर्णकाल कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों के बारे में जानकारी है? तो अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया। कितने प्रकार के? अर्थशास्त्र में टोटल 8 प्रकार का विवाह है, जिसमें से 4 प्रकार का जो विवाह है ये बहुत अच्छा विवाह कहा जाता है, बाकी जो 4 प्रकार का विवाह है वो बहुत खराब कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं किसके? सोने के, चांदी के, तांबे के, या फिर सोने के और किसके? यहां पर बी और सी, यानी कि बी और सी। तो आपको बताना है कि जो पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं किसके बने होते हैं? तो ये प्यारे बच्चों चांदी के और तांबे के बने होते हैं। राइट आंसर 38 का डी हो जाएगा। तो जो भी 38 का डी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही है। वेरी गुड। याद रखिएगा, ये जो पंच चिन्ह वाला जो सिक्का है ये बना हुआ होता है चांदी का और तांबा का, सोना का नहीं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2015 में आपको पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन है? फायान है या वेनसोंग है या हर्ष है? तो बताना है फटाफट से प्यारे बच्चों कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट है वो कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वेनसोंग, जो कि चाइना का था। ठीक है, तो चीन का एक विद्यार्थी है जिनका नाम है वेनसोंग, ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब समझिए, उस वक्त में चाइना का आदमी भारत पढ़ने के लिए आता था, तो कैसे नहीं आप कहोगे कि उस वक्त के समय को स्वर्णकाल कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुरानी विश्वविद्यालय थी। उस वक्त में दुनिया के कई सारे लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, चाइना से भी। देख लीजिए, किस गुप्त शासक को उसके सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? बताइए कौन सा गुप्त शासक है जिनको जो है उसी का सिक्का पर वीणा जो होता है वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो उसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो 40 का राइट आंसर बिल्कुल जो भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, 40 का सी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो याद रखिएगा, किस गुप्त शासक को उसके सिक्का पर वीणा बजाते हुए, वीणा मतलब होता है एक तरीके से जैसे बांसुरी होता है उसी तरह वीणा बजाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा शासक है जिनको उसका जो सिक्का था उस सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी कि एक चित्र है उसके सिक्का पर जिसमें वो वीणा बजाता है। तो प्यारे बच्चों कौन सा शासक है? वो है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को उन्हीं के सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। 40 का बिल्कुल राइट आंसर जो भी यहाँ पर आप सी लगा रहे हैं उसका सही है। तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को उन्हीं के सिक्का पर वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया था? बताइए, उत्तरी पश्चिमी भारत में बहुत सारे अशोक का अभिलेख मिला है, उत्तरी और पश्चिमी भारत में।
तो जो अभिलेख उत्तरी पश्चिमी भारत में मिला है उस अभिलेख में कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी लिपि, अरामाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि या इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट से जवाब दीजिएगा कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया है? तो वो है खरोष्ठी लिपि। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? खरोष्ठी लिपि। तो उत्तरी पश्चिमी भारत में जो भी अशोक का अभिलेख मिला है इसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन, जनपद शब्द का मतलब क्या होता है? 2015 में पूछा गया है जनपद। तो जनपद शब्द का क्या मतलब होता है? जहां लोग अपना घर बनाते हैं। जन का मतलब लोग, पद का मतलब एक तरीके से ग्रहण करना, है ना? तो जिस जगह पे जाकर के लोग जहां पर घर बनाते हैं उसी को कहा जाता है प्यारे बच्चों जनपद। तो 42 का जो भी ए लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही है। याद रखिएगा सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। बहुत सारे लोग दिमाग लगा के सी मत लगा देना। तो जनपद शब्द का शाब्दिक मतलब है जहां लोग अपना घर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक द्वारा प्राचीन बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ? अब आपको पता है अशोक जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था, तो अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया ये कहां तक नहीं फैल पाया? तो ये जो है ब्रिटेन तक नहीं फैल पाया। अशोक जो बौद्ध धर्म का प्रचार करता था जापान तक फैला, चाइना तक फैला, श्रीलंका तक फैला, लेकिन इंग्लैंड तक ये लोग नहीं पहुंच पाए, ब्रिटेन तक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ब्रिटेन। तो अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म फैलाया जा रहा था, प्रचलित किया था, वो ब्रिटेन तक नहीं पहुंच पाया। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवक, जीवक किसी का नाम है ना? तो जीवक ने ये जो वैद्य की शिक्षा है ये कहां से पाई? जीवक जो है ये वैद्य की शिक्षा कहां पे किया, यानी कि ये वैद्य की पढ़ाई कहां पर किया? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में? तो बताइए जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहां पर पाया प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। तो जीवक ने वैद्य की शिक्षा तक्षशिला में पाया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीवक कहां का रहने वाला था? जीवक जो है ये कहां का रहने वाला था? तक्षशिला का, बनारस का, पाटलिपुत्र का या राजगृह का? तो जीवक सबसे पहले शिक्षा कहां से पाया? तो वो है तक्षशिला से। अब पूछा गया कि जीवक कहां का रहने वाला था? तो बिल्कुल वो जो है राजगृह का रहने वाला था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो जीवक रहने वाला था राजगृह का, लेकिन उन्होंने शिक्षा पाया तक्षशिला से। तो उन्होंने शिक्षा कहां से पाया? वैद्य की, तक्षशिला से। और रहता कहां पर था? राजगृह में। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न, है ना? पूछा जाता है कि नवरत्न जो है एक कौन से शासक के दरबार में रहते थे? अशोक के दरबार में, कनिष्क के दरबार में, चंद्रगुप्त के दरबार में या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में? फटाफट से आप लोग जवाब दीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विक्रमादित्य के दरबार में। इसी को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है और इसी के शासनकाल में प्यारे बच्चों नवरत्न पाया जाता है। तो नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ऑप्शन आपका डी यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये जो अंगराज्य है ये आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो प्यारे बच्चों ये जो आपका अंगराज्य है, अंगराज्य ये कहां पर है? नालंदा में है या वैशाली में है? दोनों में से फटाफट जवाब दीजिएगा। 47 नंबर का नो डाउट आप लोगों का एकदम सही जवाब आ रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। याद रखिएगा ये जो अंगराज्य है ये आधुनिक बिहार के नालंदा जिला में है। कहां पर है? नालंदा जिला में अवस्थित है। तो अंगराज्य आपका नालंदा जिला में है, आधुनिक बिहार का। 47 का बिल्कुल जो भी बी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, बिंबिसार। अब पूछा गया कि बिंबिसार का संबंध किससे है? तो देखिए यहां पर आया बिंबिसार, हम आपको बताए थे बिंबिसार जिन्होंने हर्यक वंश का स्थापना किया था। तो बिंबिसार का जो संबंध है यह है हर्यक वंश से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर हम आपको पूछते बिंदुसार का संबंध किससे है? तो जो बिंदुसार है इसका संबंध है मौर्य वंश से। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, और ये जो बिंबिसार है ये हर्यक वंश और बिंदुसार मौर्य वंश। ठीक है, याद रखिएगा। तो बिंबिसार जिनका संबंध किससे था? हर्यक वंश से था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का स्थापना किया था। ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 49, तो जरासंध का संबंध किस वंश से था प्यारे बच्चों? तो जरासंध का जो संबंध है ये था वृद्धरथ वंश से। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो बिंबिसार है इसका संबंध हर्यक वंश से है और ये जो जरासंध है इसका संबंध आपका वृद्धरथ वंश से है। ठीक है, और बाकी जो उनके बारे में हम बताए आपको कि जो बिंदुसार है उसका संबंध मौर्य वंश से था। एक है बिंदु, एक है बिंबी। बिंदु बिंबी इन दोनों में अंतर है, बिंबिसार बिंदुसार। ओके, तो यहां पर पूछा गया जरासंध का संबंध किससे है? वृद्धरथ वंश से। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब पूछा गया अगला क्वेश्चन कि ये जो तक्षशिला है ये किस राज्य में है? मगध में, अंग में, गंधार राज्य में या मल राज्य में? तो बताना है प्यारे बच्चों तक्षशिला, तक्षशिला जहां पर वैद्य की शिक्षा मिला था जीवक को, है ना? जो जीवक है, जीवक
जीवक को वैद्य की शिक्षा कहां से मिला? तक्षशिला से मिला। अब आपको बताना है कि ये जो तक्षशिला है ये किस राज्य में है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गांधार राज्य में है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो ये जो आपका तक्षशिला है ये आपका गांधार राज्य में है। 50 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित था? अब आपको बताना है कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये कहां पर था। तो अभी हमने देखा गांधार राज्य में। अब यहां पर पूछा गया तक्षशिला कहां पर था? पाकिस्तान में था, बांग्लादेश में था, भारत में था या बर्मा था। बहुत सारे लोग यहां पर भारत लगा देंगे जो कि हो जाएगा गलत। राइट आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान। जी हाँ, अभी जो तक्षशिला है ये आपका पाकिस्तान में है। नालंदा अभी भी बिहार भारत में ही है, लेकिन जो तक्षशिला है प्यारे बच्चों ये अभी आपका पाकिस्तान में है। बिल्कुल 51 का ए जो लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, धर्म विजय। धर्म विजय का जो उल्लेख है प्यारे बच्चों ये अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? अब पहले बताइए धर्म विजय किसे कहते हैं। तो आपको जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, अगर आप लोग को याद हो कि जो कलिंग का युद्ध है, कलिंग का युद्ध, इस कलिंग का युद्ध में प्यारे बच्चों क्या हुआ था पता है? इस कलिंग का युद्ध में अशोक का जीत हुआ था। अशोक यानी कि इस युद्ध में अशोक जीता था। यह युद्ध आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध में अशोक की जीत हुई थी और इसी जीत को प्यारे बच्चों धर्म विजय का नाम दिया गया। यानी कि अशोक जो जीता था ना, इसी युद्ध को कहा गया धर्म विजय, यानी कि धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार हुई। तो ये धर्म विजय के बारे में जो जानकारी है ये किस शिलालेख में है? तो आप बताइए कलिंग युद्ध का जानकारी किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध का जानकारी है 13वां शिलालेख में। इसका मतलब धर्म विजय का जानकारी 13वां शिलालेख में होगा। क्यों? क्योंकि कलिंग का युद्ध को ही हम लोग धर्म विजय कहते हैं। तो धर्म विजय के बारे में जो जानकारी है ये 13वां शिलालेख में है। यानी कि कलिंग या युद्ध का जानकारी किससे मिला हम लोग को? 13वां शिलालेख में मिला। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, कालिदास किसके समकालीन थे? बताइए फटाफट से 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और आप लोगों का आंसर भी सही है, वेरी गुड। कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। तो याद रखिएगा जो कालिदास है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ऑप्शन सी 53 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। याद रखिएगा क्योंकि जो समुद्रगुप्त है ये बहुत ताकतवर था। जैसे नेपोलियन बहुत ज्यादा ताकतवर था, हर जगह जीतता था, वैसे समुद्रगुप्त भी बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। और नेपोलियन जो है वो यूरोप का था। ठीक है, अगला देखिए, मगध की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? मगध की सबसे पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो सबसे पुरानी राजधानी है वो था राजगृह। राजगृह का मतलब होता है राजाओं का घर, और आज के दिन राजगृह को ही हम लोग राजगीर कहते हैं। ओके, राजगीर घूमने के लिए जरूर जाना। तो मगध की सबसे पुरानी राजधानी प्यारे बच्चों वो है राजगृह। और मगध की राजधानी को, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया? तो वो है उदयन। उदयन जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। डिटेल में याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग कोर्स में नहीं ज्वाइन किए होंगे उनको थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा होगा, लेकिन अच्छे से दिमाग लगाओ, ठीक है। मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? अब आपको बताना है कि मगध का सबसे पुराना राजवंश कौन सा था। सबसे पुराना का मतलब कि मगध की स्थापना कौन सा वंश ने किया था? तो हम सब जानते हैं मगध की जो स्थापना है वो किया था प्यारे बच्चों बिंबिसार ने। मगध की जो स्थापना है वो किसने किया था? बिंबिसार ने। और बिंबिसार जो है ये किस वंश से था? हर्यक वंश से था। तो इसका मतलब है कि मगध की सबसे प्राचीनतम जो राजवंश है ये हो जाएगा हर्यक वंश। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो मगध का सबसे पुराना जो राजवंश है ये हो जाएगा हर्यक वंश। 56 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को कौन सा राजा था जो सबसे पहला अपना राजधानी बनाया था? तो याद रखिएगा उदयन ने बनाया था। अभी हम क्या बताएं कि पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वो उदयन ने किया था। और जैसे ही पाटलिपुत्र को बनाया, यानी पाटलिपुत्र जो है ये उदयन ने ही इसका स्थापना किया था, इस शहर को बनाया था, और उदयन ने इसको राजधानी बना दिया किसका? मगध साम्राज्य का। तो पाटलिपुत्र को किस राजा ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो उसका नाम था उदयन। और उदयन जो है ये आपका हर्यक वंश से था, अजातशत्रु का बेटा, ठीक है। और अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा, याद रखिएगा। तो 57 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? अब आपको बताना है कि पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना है ये बात सही है कि उदयन ने किया था, ये बात बिल्कुल सही है। अब बताना है कौन से नदी के संगम पर, यानी कि कौन से नदी के मिलने पर? तो हम सब जानते हैं कि गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी,
ये तीनों नदी जिस समय मिला था, आपस में संगम हुआ था इन तीनों नदी का, उसी समय प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी नदी के संगम पर, ऑप्शन डी। तो जब ये तीनों नदी आपस में मिला था उसी समय पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 59, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत लाजवाब है। रथ मूसल नामक जो आक्रामक यंत्र है, इसका प्रयोग सबसे पहले किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? बताइए। एक रथ मूसल नाम का एक आक्रामक यंत्र था, है ना, ये एक प्रकार का हथियार था, यंत्र था, जिससे आक्रमण किया जाता था, हमला किया जाता था। यंत्र का नाम क्या है? रथ मूसल। रथ मूसल। तो रथ मूसल नाम का एक आक्रामक यंत्र था। इसका उपयोग सबसे पहले कौन सा जनपद किया था? तो वो है प्यारे बच्चों मगध। तो ये जो हमला करने वाला जो एक यंत्र था, एक हथियार था, इसका प्रयोग सबसे पहले मगध ने किया था। ऑप्शन सी 59 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ताम्रलिपि बंदरगाह कहां पर अवस्थित है? ताम्रलिपि बंदरगाह, फटाफट से जवाब दीजिएगा। ये ताम्रलिपि बंदरगाह कहां पर है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बंगाल में। याद रखिएगा, ये जो ताम्रलिपि बंदरगाह है, ये आपका कहां पर है? बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 61, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? इलाहाबाद प्रशस्ति, ये क्वेश्चन आपको देखो कई बार पूछा गया है। तो इलाहाबाद प्रशस्ति का जो लेखक है वो है हरिसन। हरिसन को कभी कभी हरिसेन भी लिखते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक है हरिसेन। ऑप्शन सी आपका 61 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्था में अध्ययन किया था? बताइए। तो ये जो चाणक्य है ना, चाणक्य, इन्होंने कहां पर पढ़ाई किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में, तक्षशिला में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, या फिर आदंतपुरी विश्वविद्यालय में? तो बताइए चाणक्य जी कहां पर पढ़ाई किया था? बिल्कुल राइट हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय में। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जो चाणक्य है ये भारत के जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, यहीं पर उन्होंने पढ़ाई किया था। आज के दिन जो तक्षशिला है ये आपका पाकिस्तान का हो गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 63 है आपका। ये जो राज तरंगिणी है, राज तरंगिणी, इसके रचनाकार, इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, राज तरंगी किसकी रचना है? कल्हण के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो राज तरंगी है ये लिखा गया है कल्हण के द्वारा। जैसे इंडिका लिखा गया है मेघास्थनीज के द्वारा, उसी तरीके से जो राज तरंगिणी है, राज तरंगिणी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? कल्हण के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? प्यारे बच्चों फटाफट से बताइएगा। शक संवत, ये जो शक संवत है, इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? तो याद रखिएगा 78 ईस्वी की, है ना, शक संवत, इसकी जो शुरुआत है ये 78 ईस्वी से मानी जाती है। बिल्कुल 64 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में पाई जाने वाली सबसे पहली धातु कौन सी थी? बताइए, दुनिया में सबसे पहला धातु कौन सा था जो पाया गया? क्या लोहा था? बिल्कुल नहीं। तांबा था? बिल्कुल सही। यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं कॉपर। कभी कभी ऑप्शन में आपको दे देगा कॉपर, ठीक है। तो याद रखिएगा, दुनिया में सबसे पहली धातु जो पाई गई वो है तांबा, यानी कि कॉपर। तो 65 का राइट आंसर जो भी बी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? प्राकृत, पाली, ब्राह्मी या अरामाई? तो भारत की प्यारे बच्चों सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? तो हम सब जानते हैं भारत की सबसे पुरानी लिपि है ब्राह्मी लिपि। 66 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 67, एकदम सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। अगला देखिए, प्रयाग प्रशस्ति, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसका जो संबंध है ये किस गुप्त शासक से था? बताइए, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे था? तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो है समुद्रगुप्त से था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे था? समुद्रगुप्त से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 68, अपने खुद के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? बताइए, कौन ऐसा महान राजा था जिन्होंने अपना खुद का खर्चा से, एक झील था जिसका नाम था सुदर्शन झील, तो सुदर्शन झील की मरम्मत यानी कि सुदर्शन झील को किसने ठीक कराया था अपने पैसे से? बताइए प्यारे बच्चों, अपने खुद के पैसे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो इसका नाम है रुद्रदामन होगा, या स्कंदगुप्त होगा, या कनिष्क होगा, या अशोक होगा। फटाफट से 68 का जवाब दीजिएगा। नो डाउट आप लोगों का बिल्कुल सही है, उसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। कभी कभी रुद्रदमन भी लिखा हुआ होता है, कभी कभी रुद्रदामन। तो रुद्रदामन ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने खुद के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है ये मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 70, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो है कौटिल्य।
कौटिल्य, इसी को हम लोग चाणक्य कहते हैं। कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछा जाएगा कि बताइए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कभी कभी दे देगा चाणक्य, कभी कभी देगा कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखिए, कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? तो कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कलिंग की लड़ाई कब हुई? 261 ईसा पूर्व में। अगला देखिए, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो मुद्रा राक्षस जो है ये लिखा गया था विशाखा दत्त के द्वारा। ठीक है, 72 का जो भी बी लगा रहे हैं उसका एकदम सही है, विशाखा दत्त। तो ये जो मुद्रा राक्षस है ये लिखा गया था विशाखा दत्त के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 20-22 क्वेश्चन है, अच्छे से बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सारा क्वेश्चन। ओके, देखिए सब लगभग पूछा गया है। अगला देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? तो हम सब जानते हैं वेदों की संख्या 4 है, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है, वेदों की संख्या 4 है। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सबसे पुराने वेद का नाम है ऋग्वेद। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 74, कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था? कनिष्क राजा कब बना था? तो कनिष्क जो है प्यारे बच्चों ये राजा बना था 78 ईस्वी में। ऑप्शन आपका बी यहां पर सही हो जाएगा। कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ? 78 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मालविकाग्नि मित्र। अब आपको बताना है जो मालविकाग्नि मित्र है प्यारे बच्चों ये किसके द्वारा लिखा गया है, किसकी रचना है? तो ये जो मालविकाग्नि मित्र है ये लिखा गया है कालिदास के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो मालविकाग्नि मित्र है, मालविकाग्नि मित्र ये किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों जो कि बहुत ही लाजवाब और बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसके भी रचनाकार है कालिदास। तो मालविकाग्नि मित्र और अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम इसके भी लेखक कौन है? कालिदास। और मालविकाग्नि मित्र के भी लेखक कौन है? कालिदास। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर 76 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, पर्याग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? पूछा गया ये जो पर्याग प्रशस्ति है इसके रचनाकार के बारे में हमने जाना। अब आपको पूछा गया ये कौन सी लिपि में लिखा गया? देवनागरी में, ब्राह्मी में, शारदा में, गुरुमुखी में। तो पर्याग प्रशस्ति प्यारे बच्चों कौन सी लिपि में लिखा गया है? बिल्कुल 77 का जो भी बी दे रहा है ब्राह्मी लिपि उसका सही जवाब है। तो पर्याग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो आप बताइए सबसे पहले धम्म की शुरुआत किसने किया? अशोक ने। और अशोक ने धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक रास्ता बनाया, एक तरीका बनाया, उसी तरीकों को प्यारे बच्चों धम्म महामात्र कहा गया। तो धम्म महामात्रों को किसने शुरू किया था? अशोक ने शुरू किया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। धम्म की शुरुआत भी अशोक ने किया था, अशोक जो कि तीसरा राजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीवक वैद्य ये किस वंश के काल में थे? जीवक वैद्य को शिक्षा की प्राप्ति कहां से हुई? तो हमने क्या देखा कि जीवक वैद्य को शिक्षा की प्राप्ति तक्षशिला से हुआ था। कहां से हुआ था? तक्षशिला से। ये रहने वाले कहां के थे? गांधार राज्य के। अब पूछा गया कि जीवक वैद्य जो है ये किस वंश के काल में थे? मौर्य वंश के काल में, गुप्त वंश के काल में, हर्यक वंश के काल में या कुषाण वंश के काल में? तो बताइए जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे प्यारे बच्चों? किसके शासन काल में था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश के शासन काल में। यानी कि जब हर्यक वंश का शासन था उसी समय जो है जीवक वैद्य था। ऑप्शन सी 79 का सही हो जाएगा। अगला देखिए, बाण भट्ट की जो रचना है कादम्बरी, ये जो बाण भट्ट की रचना है कादम्बरी, इस कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? सबसे पहले ये कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो कादम्बरी जो है ये बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? बाण भट्ट के द्वारा। अब आपको बताना है कि बाण भट्ट की जो कादम्बरी रचना है इसमें कौन से शासन काल का वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का या हर्षवर्धन का? फटाफट से 80 का जवाब दीजिएगा। नो डाउट आप लोगों का एकदम सही है, याद रखिएगा हर्षवर्धन है ना, हर्षवर्धन। यहाँ 9 होगा, 9 छूट गया है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 80 का। जो भी डी लगा रहे हैं उसका सही है। इस वीडियो को आप लोग दोबारा से देख लेना, ये सारा क्वेश्चन अच्छे से और याद हो जाएगा। ठीक है प्लीज, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हम करा रहे हैं, एक बार में देखोगे फिर भूल जाओगे। तो बाण भट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? हर्षवर्धन के शासन काल का। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह, यानी कि सेल्यूकस जो कि यूनान का राजा था, उन्होंने अपनी बेटी का शादी, अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया? तो हम सब जानते हैं उन्होंने अपनी बेटी का जो शादी है वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का स्थापना किया था, इसी से जो है सेल्यूकस ने अपनी बेटी का शादी करवाया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले किस राजा ने किया? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है ना, अजातशत्रु ने ही किया था। फूट डालकर सबसे पहले किस राजा ने जो है फूट डालकर विजय प्राप्त करने का काम शुरू किया था? फूट डालो शासन करो की नीति किसने अपनाई? सबसे पहले अजातशत्रु ने।
पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? अब पाटलिपुत्र नगर जो है इसकी स्थापना किया था उदयीन ने। किसने किया था? उदयीन। याद रखिएगा उसका नाम क्या था? उदयीन। अब आप बताइए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? मुंडक ने? बिल्कुल नहीं। बिंबिसार ने? बिल्कुल नहीं। उदयभद्र ने? तो उदयीन को ही हम लोग उदयभद्र भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। जब भी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना आ जाए तो उदयभद्र आ जाएगा, मतलब समझ जाओ कि राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ओके, तो 83 का प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब आपका सी हो जाएगा। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? अब आपको बताना है कि किसको यूरोप का समुद्रगुप्त कहा गया। यूरोप का समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को कहा गया। अब यूरोप का समुद्रगुप्त किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त तो भारत का था, लेकिन यूरोप का समुद्रगुप्त किसको कहेंगे? नेपोलियन को। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन को देखिए कितना कंफ्यूज किया है। हम अगर आपको पूछेंगे, देखिए भारत से कौन था, तो भारत से प्यारे बच्चों था समुद्रगुप्त, है ना। भारत से कौन था? समुद्रगुप्त। अब कहेंगे कि यूरोप से कौन था, तो यूरोप से प्यारे बच्चों था नेपोलियन। यूरोप से कौन था? नेपोलियन। अब आपको यहां पर देखिए कंफ्यूज करने के लिए क्या कहा जाएगा। अब जो समुद्रगुप्त है, नेपोलियन है ना, ये दोनों लगभग बराबर था। ये लोग बहुत ज्यादा ताकतवर थे और अपने समय में किसी से हारते नहीं थे, ठीक है। तो भारत से थे समुद्रगुप्त और यूरोप से थे नेपोलियन। तो क्योंकि समुद्रगुप्त नेपोलियन दोनों बराबर था, इसीलिए भारत का नेपोलियन कहा गया समुद्रगुप्त को, और यूरोप का समुद्रगुप्त कहा गया नेपोलियन को। भारत का नेपोलियन कहा गया समुद्रगुप्त को, और यूरोप का समुद्रगुप्त कहा गया नेपोलियन को। यूरोप का समुद्रगुप्त कहा गया नेपोलियन को। देखिए भारत का नेपोलियन कहा गया किसको? समुद्रगुप्त को। और यूरोप का समुद्रगुप्त कहा गया किसको? नेपोलियन को। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा और दिमाग लगाना, समझ में आ जाएगा। तो यहां पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? बताइए किसका अभिलेख में भूमिदान के बारे में हम लोगों को पता चलता है कि हाँ सच में भूमिदान होती थी। ये किसके अभिलेख से हम लोगों को पता चलता है? प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब है प्रभावती गुप्त, है ना। तो प्रभावती गुप्त का जो अभिलेख है, इस अभिलेख से हम लोग को पता चलता है कि बिल्कुल भूमिदान होता था। क्या होता था? भूमिदान होता था। 85 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, भूमि अनुदान से संबंधित जो प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है, ये किसका है? यानी भूमि अनुदान होता था, ये तो हम लोगों को पता चला कि प्रभावती अभिलेख में इसके बारे में जानकारी मिला है, ठीक है। अब पूछा गया भूमि अनुदान होता था, इससे संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? यानी कि सबसे पहला जानकारी किसके, यानी कि ऐसा पूछा जा रहा है कि किसके काल में भूमिदान होता था? तो सातवाहन काल में। सबसे पहले सातवाहन काल में भूमिदान होता था। ऑप्शन आपका बी यहां पर सही हो जाएगा। 86 का बिल्कुल सही जवाब। 86 का जो भी बी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो मौर्य वंश का तीसरा राजा यानी तृतीय शासक कौन था? तो वो अशोक था, है ना। अशोक तीसरा था, बिंदुसार दूसरा था, चंद्रगुप्त मौर्य पहला था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार ये दूसरा राजा था, और बिंदुसार का बेटा अशोक ये तीसरा राजा था। तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? वो है अशोक। ऑप्शन ए आपका 87 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य कला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना कौन सा है? यहाँ पर चैत्य, स्तूप, गुहा वास्तुकला या स्तंभ है? बताइए। मौर्य कला का प्रतीक माना जाता है उसको, है ना। तो बिल्कुल 88 का राइट आंसर हो जाएगा डी। तो याद रखिएगा मौर्य कला का जो स्तंभ कला है प्यारे बच्चों, इसको सबसे महत्वपूर्ण नमूना माना जाता है। 88 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 89, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है कौन से अभिलेख से? मथुरा अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से, वंशखेरा अभिलेख से या ऐहोल अभिलेख से? तो समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी है वो हम लोगों को किससे पता चला? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी कौन से अभिलेख से पता चला? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति से, ठीक है। तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो समुद्रगुप्त की जो जानकारी है ये हम लोगों को प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी इनके बारे में पता चला, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो प्राचीन भारत में सबसे पहले जो अभिलेख लिखने की शुरुआत है ये अशोक ने किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जगह बी। सबसे पहले अभिलेख का लिखने का जो शुरुआत है वो अशोक ने किया था। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो याद रखिएगा जो अशोक है, अशोक को कहा जाता है प्रियदर्शी। लिच्छवी, दोहित्र, समुद्रगुप्त, ये सब कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। लेकिन प्रियदर्शी कौन से राजा को कहा जाता है? अशोक को। ऑप्शन ए 91 का सही हो जाएगा। पतंजलि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 92 नंबर वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? पतंजलि का जो महाभाष्य है इससे हम लोगों को किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की, गुप्त काल की,
कुषाण काल की या इनमें से सभी की? तो प्यारे बच्चों फटाफट से जवाब दीजिएगा। वेरी गुड, बिल्कुल आंसर हो जाएगा कुषाण काल की। ठीक है, तो याद रखिएगा पतंजलि के जो महाभाष्य है, पतंजलि का जो महाभाष्य है, इससे हम लोगों को मौर्य काल की जानकारी मिलती है। और ये क्वेश्चन देखिए 2011 में आपको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 93 है आपका, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था? एलोरा में जो कैलाश मंदिर है ये किसने बनाया था? एलोरा में ये जो कैलाश मंदिर है ये किस राजवंश ने बनाया था? तो वो है राष्ट्रकूट ने बनाया था। याद रखिएगा किसने? राष्ट्रकूट ने। तो एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने किया था। ऑप्शन डी आपका 93 का सही जवाब हो जाएगा। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो हम सब जानते हैं 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद था वो है मगध। कौन सा महाजनपद था? मगध। क्यों था? तो देखिए मगध जो है ये मान लो मगध है, ये क्या है? मगध है। मगध के चारों तरफ क्या था? पहाड़ था जो इनको सुरक्षा देता था। मगध में नदी थी, सोन नदी, गंगा नदी, जिससे कि इनको आराम से पानी की व्यवस्था हो जाता था। फसल बहुत ज्यादा उपजाऊ था, है ना। तो ये कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से मगध जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली था 16 महाजनपद में। तो टोटल 16 महाजनपद था, इसमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली आपका मगध था। अगला देखिए प्यारे बच्चों, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया। वज्जी, जो वज्जी है इसको सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया था? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बताइएगा वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र कहा गया। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने इस क्लास में टोटल 95 क्वेश्चन को किया। उम्मीद करते हैं आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर से इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। प्लीज इस वीडियो को दोबारा से आप देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन और अच्छे से याद हो जाएगा। या स्क्रीनशॉट लिए तो उनको पढ़ लीजिएगा। और हाँ, बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर ये सारी पढ़ाई जो है हम भी करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों जो भी चाहते हैं अच्छे तरीके से पढ़ना, तो आप लोग जो है प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन मिलेगा आपको। एप्लीकेशन का नाम है तनु क्लासेस। तो ये तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर ये नंबर हम आपको दे रहे हैं 87099610 ठीक है, ये नंबर है 87099610 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके किसी तरह का डाउट हो, जानकारी लेना हो, पूछ लीजिएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, तो तनु क्लासेस में हम लोग आपको पूरे तरीके से सभी सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन है ना, ये थ्योरी में हम पूरा कवर करा चुके हैं। आपको लग रहा होगा सर ये सब तो हम पढ़े ही नहीं थे, लेकिन हम लोग पढ़ा चुके हैं। तो इसलिए जो भी अभी तक कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, तनु क्लासेस में जल्दी से ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिए। अपनी पढ़ाई को बेहतरीन से बेहतर बनाइए और बेहतर से बेहतरीन बनाइए। और टॉपर बनना अगर चाहते हैं आप, अगर आप चाहते हैं बहुत ही अच्छा मार्क्स लाना, तो ज़रूर ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, है ना। सारी चीज़ यहाँ पर हो जाती है, लाइव क्लास, PDF नोट्स, टेस्ट, होमवर्क, डाउट क्लास, पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिलेगी। ओके, चलो तो थैंक यू सो मच आप लोगों का। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही प्यारे बच्चों आपके यहाँ पर पढ़ाई होती है। बताइएगा आप सभी आज का क्लास आपको कैसा लगा, जाते जाते ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ आज, है ना, और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया आज। चलो सर आज का क्लास बहुत अच्छा लगा, सर आज का क्लास बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ पे तो सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट नज़र आ रहे हैं सर, ये सही है क्या? बिल्कुल सभी स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। आंचल बोल रही है सर 95, मेरा 91 सही हुआ। वेरी गुड साइमा, सर आज का क्लास मस्त था, वेरी गुड, आज का क्लास बहुत अच्छा लगा, सही हो जाएगा, डोंट वरी। चलो सर बहुत अच्छा लगा आज का क्लास, वेरी गुड, मेरा 95 में 93 सही हुआ। सर आप मैच देखते हैं क्या? नहीं देखते हम मैच वगैरह। सर बहुत मज़ा आ गया क्लास करने में, थैंक यू सो मच आप लोगों का।